नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे हाल के समय में कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं एवं स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक भी देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते थे। अलावा इसके भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने एवं जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर टीवी पर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण और उससे बचाव एवं हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश और दिल्ली के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर विकास कटारिया और डॉक्टर सिद्धांत रेहान दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जो हमें हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। डॉक्टर पवन शर्मा, आपसे मैं स्टार्ट कर रही हूं। डॉक्टर पवन शर्मा, हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में किस तरह से भारत में खास तौर से हार्ट डिजीज को साइलेंट किलर कहा जाता है। मतलब एक शख्स कैसे, एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसका हार्ट हेल्दी है, वो स्वस्थ है, और कब उस पर वो खतरा आ गया है? पहले हम रिस्क फैक्टर या क्या रह सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो अगर किसी को शुगर है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट की है और मॉडिफिएबल स्मोकर है, तो बीपी की तकलीफ है, तो इसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ एज एक एसोसिएटेड फैक्टर है, पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया में 10 साल पहले हार्ट अटैक का इंसिडेंस है वेस्टर्न कल्चर से। इसके साथ में अगर आप क्लिनिकल पैरामीटर हम लोग बोलते हैं कि अगर चलने में 2 मंजिल आप आराम से चल रहे हैं या चलने पर आपको छाती में भारीपन, सांस फूलना, सडन कमजोरी ज़्यादा महसूस होना, ये अगर महसूस हो रहा है तो आप हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। तीसरी चीज आप टेस्टों से या इन्वेस्टिगेशन से देखते हैं। अगर आपका बीपी कंट्रोल में है, 120/80 के आसपास है, हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में है, दूसरा शुगर नहीं है, चलने में आपको कोई इस तरह के लक्षण के छाती में दर्द, सांस नहीं फूल रहा है, और टेस्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छे हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके अगर आप ब्लड के टेस्ट साथ में कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम हार्ट के लिए स्पेसिफिक बोलते हैं, जिसे स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि हम ईसीजी साथ में देखते हैं जो टीएमटी बोलते हैं, या फिर स्ट्रेस इको अगर हम कराते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन जरूरत है, और उस स्ट्रेस इको में आपका हार्ट ठीक लगता है कि ईसीजी में भी और इको में भी अगर ठीक आता है चलते हुए या एक्सरसाइज करने पर, तो हम हार्ट को स्वस्थ मान सकते हैं। लेकिन देखिए, बहुत जरूरी है लक्षण भी जानना कि अगर हार्ट अटैक के ऐसे कौन से लक्षण हो सकते हैं जिन्हें अक्सर हम हो, आप हो, लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो आखिर वो कौन से लक्षण होने चाहिए, और इसके साथ साथ क्या हार्ट अटैक सीने में दर्द से ही शुरू होता है? और फिर, क्योंकि ये सवाल डॉक्टर तरुण मेरा आपसे है, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या महिलाओं में दिखने वाले लक्षण पुरुषों से अलग होते हैं? जी देखिए, जब किसी को चेस्ट में सिवियर पेन होता है तो ये तो सब कुछ पहचान लेते हैं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन काफ़ी लोगों में ये सिम्टम्स काफ़ी वेरिएबल या हल्के हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, एल्डरली पेशेंट्स में, या जो डायबिटिक्स हैं या जिनको किडनी का प्रॉब्लम है। क्या सिम्टम्स होते हैं? कुछ लोगों को सिर्फ चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है, जो प्रेशर जैसा फील हो सकता है, या स्क्वीजिंग जैसा लग सकता है, या बर्निंग पेन हो सकता है। ये पेन काफ़ी लोगों को सिर्फ लेफ्ट हैंड में हो सकता है, जो आपके लोअर जॉ तक जा सकता है, और अपर एब्डोमेन में हो सकता है। तो अगर इसके साथ लोगों को थोड़ा सा चक्कर आ सकता है, थकावट हो सकती है। अगर किसी को चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, थकावट ज़्यादा हो रही है, या सांस फूल रहा है, तो ये भी हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। या सिर्फ लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, तो जब, और या अननेसेसरी स्वेटिंग हो रही है, यानी कि आपने कुछ एक्सर्शन नहीं किया फिर भी आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। फीमेल्स एक ऐसी पॉपुलेशन है जो काफ़ी नेग्लेक्टेड रहती है, क्योंकि लोगों को ये माना जाता है कि मीनोपॉज से पहले फीमेल्स में हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। फीमेल्स में हार्ट अटैक आ सकता है। प्रॉब्लम क्या रहती है कि फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो उनमें डिलेड डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट में डिले होता है, तो उसमें जो प्रोग्नोसिस होता है काफ़ी ख़राब होता है। तो आपको सीवियर लक्षण भी पहचानने हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स है वो भी आपको पहचानना है, ताकि टाइमली आपका ट्रीटमेंट हो सके।
बिल्कुल, लक्षण को पहचानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर विकास कटारिया, इसी से आगे बढ़ते हुए, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ये एक साथ होना भारतीय हृदय के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है? जी, पहले तो मैं बोलूंगा कि ये आजकल के समय के अनुसार बहुत ही उचित प्रश्न है। देखिए, लिपिड प्रोफाइल के बारे में आजकल हम सब जानते हैं। लिपिड प्रोफाइल में 4 या 5 कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। पर इन सब में से सिर्फ एचडीएल ही है जिसको हम अच्छा या गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि इसमें वो क्षमता है कि दिल की आर्टरीज में, नसों में जमा हुआ फैट ये रिमूव कर सकता है। बाकी सब, चाहे वो एलडीएल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, वो बैड कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आता है। तो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जब इनकी मात्रा हमारे रक्त में ज़्यादा होती है तो ये आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स के साथ डिपॉजिट हो सकते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली हार्ट अटैक, पैरालिसिस या स्ट्रोक कर सकते हैं। तो इसलिए, और दूसरा जो प्रश्न आपका था कि हम भारतीय पश्चिमी लोगों से काफ़ी अलग हैं। जब हम वेट गेन करते हैं, हम भारतीय लोग, तो आपने देखा होगा पश्चिमी लोग जब वेट गेन करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी पे वेट गेन होता है। हम भारतीयों का मेनली एब्डोमेन पे फैट डिपॉजिट होता है, जिसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये एब्डोमिनल ओबेसिटी या एब्डोमेन में जो फैट कलेक्ट होता है, ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस करता है, जो अल्टीमेटली डायबिटीज। तो डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो एचडीएल, इन्फ्लेमेशन जब एक साथ आते हैं तो ना सिर्फ हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है, स्ट्रोक का, गैंग्रीन का, ये सब रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और मैं अगला जो सवाल पूछने जा रही हूं, डॉक्टर सिद्धांत रेहान, ये आपसे मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आज हर भारतीय के लिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं हमारी आधुनिक भारतीय जीवन शैली, स्ट्रेस, जंक फूड, नींद की कमी, पॉल्यूशन, हार्ट डिजीजेस, आप इन सब के बढ़ने का कारण क्या देखते हैं? सो आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और क्लैरिफाई जरूर करना चाहता हूँ। हमें ये लगता है बिकॉज ऑफ ये एडवांसमेंट्स इन लाइफ जो भी हमारी हुई है, इससे हार्ट डिजीज की जो इंसिडेंस है या जो शुरुआत है वो 2 गुना या 3 गुना ऐसे बढ़ गई है। शायद ये इतना पूरा सच नहीं है। हार्ट डिजीज बढ़ा है बट थोड़ा सा बढ़ा है। अब जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जैसे जैसे हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ेंगे उस हिसाब से हार्ट डिजीज होने की संभावना और उससे डेथ होने का रिस्क बढ़ेगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब हार्ट डिजीज डायग्नोज बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग बच रहे हैं हार्ट अटैक से और दूसरी हार्ट की बीमारियों से। इस वजह से ओवरऑल हार्ट डिजीज हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब हार्ट के लिए जो मेन रीजन है जिससे होता है वो होता है उम्र, जेंडर, मेल्स वर्सेस फीमेल्स, दूसरा आपकी जेनेटिक्स क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो तीनों है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बचा क्या? कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स। कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स जो यूजुअली हम बात करते हैं, स्मोकिंग, शुगर, बीपी, हम सबको पता है। बट अगर हम इससे थोड़ा आगे चलें तो पोल्यूशन, स्ट्रेस, डेफिनेटली पुअर लिविंग हैबिट्स जिसमें हम लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा, जंक फूड, इन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज होंगे वैसे ही हमारा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीज होता जाएगा। चलिए डॉक्टर पवन शर्मा, आई एम कमिंग नेक्स्ट टू यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज, ये क्या है सर? क्योंकि आज हृदय रोग के जो तमाम रोगी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हाँ जी, कार्डियो किडनी डिजीज जैसे आपने खुद ही डिस्क्राइब किया, हार्ट किडनी का इन्वॉल्वमेंट, बेसिकली लॉजिस्टिक जो होलिस्टिक जो बोलते हैं, शरीर एक तरह से ही चलता है। तो अगर हार्ट पर असर है, साथ में किडनी पर असर है, ये यूजुअली शुगर के साथ एसोसिएटेड होता है, या डॉक्टर साहब ने जैसे बताया ओबेसिटी, वेट के साथ में जैसे रहता है। तो जब ये सारे रिस्क फैक्टर मिल जाते हैं तो इससे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं बढ़ जाती है, या फिर फैटी एसिड शरीर में बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या रहेगा कि ओवरऑल हार्ट पर भी असर है। हार्ट पर असर की वजह से हम सब लोग जानते हैं क्या क्या बीमारी आ सकती है। हार्ट अटैक आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं या सीवीए जो बोलते हैं, साथ में पेरिफेरल वेस्कुलर हम लोग बोलते हैं, पैरों पर क्लॉटिंग बन सकती है। इसके साथ किडनी पर जो असर आता है, किडनी पर असर किडनी फेलियर की तरफ से जो बोला जाता है, शुगर की वजह से और मल्टीपल ऑर्गन्स पर असर आते हैं। तो ये इसका एमलगमेशन या सब कुछ मिला के है, और इसकी वजह कुल मिला के सारी चीज क्योंकि इन्फ्लेम्ड है, और इसकी जो वजह है इन्फ्लेमेशन साथ में आ गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस हम लोग यूज बोलते हैं कि शुगर की वजह से इफेक्टिव नहीं रहा कि ग्लूकोज का जितना इंसुलिन चाहिए वो
निकलती नहीं है या उसका इफेक्ट नहीं आ पा रहा है। तो कुल मिला के ये पूरे शरीर पर इफेक्ट करती है। तो जो ट्रीटमेंट रहेगा, ट्रीटमेंट भी वो इस तरह से रहेगा कि हार्ट का भी ट्रीटमेंट रहे, होलिस्टिक, उसके साथ किडनी को भी आपको प्रॉपरली ट्रीट करना है अपने डॉक्टर की एडवाइस पर, और पूरे शरीर को साथ लेके चलना है। तो होलिस्टिक ओवरऑल ट्रीटमेंट और होलिस्टिक इसमें प्रिवेंटिव, डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सिद्धांत ने, कि कुछ जो चीजें हैं वो हमें सिर्फ यही नहीं देखनी कि जो कॉमन रिस्क फैक्टर हमें पता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके और पोल्यूशन से लेके, वी हैव टू गो फॉर एवरीथिंग। जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, ये सब एटलीस्ट हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएं। और इसी की वजह से कि कार्डियो से किडनी, किडनी से पूरा ओबेसिटी जैसे का, शुगर का, वी आर कैपिटल ऑफ डायबिटीज। ओवरऑल हम धीरे धीरे लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो हम वेस्टर्न कल्चर, जबकि हमारा प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और साथ में डिटेक्शन, जो कहा डॉक्टर साहब ने, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इन 4 मॉडलिटी पे हमें काम करना होगा लगातार, जिससे कि हम हार्ट अटैक और लाइफ्स बचा सकें। बिल्कुल। चलिए, तो ट्रीटमेंट पे अगर हम आए तो डॉक्टर तरुण, ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आता है, इसमें फर्क क्या है? और क्या हर ब्लॉकेज में स्टेंट लगाना जरूरी होता है? क्योंकि आजकल कई ऐसी तकनीकें हैं, मैं उन टेक्निक्स के बारे में भी जानना चाहूंगी कि उनसे इलाज कराना कितना सुरक्षित और कितना आसान है। देखिए, जब भी किसी पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं, स्पेशली चेस्ट पेन से सिम्टम्स आते हैं, या अगर आप कुछ उसका टेस्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेस इवेल्युएशन या टीएमटी करते हैं, वो पॉजिटिव आता है, या किसी को अक्यूट हार्ट अटैक आता है, तो उन केसेस में एंजियोग्राफी जरूरी होती है। एंजियोग्राफी वो टेस्ट है जिसके जरिए हमें डाई देके पता लगा पाते हैं कि उसमें ब्लॉकेज है तो कितनी ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज को हम क्वांटिफाई करें तो अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो यूजुअली कहा जाता है कि ये सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, इसमें स्टेंट लगाने से पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा। 50% से कम ब्लॉकेज को मेडिकल पे रख सकते हैं। जो 50 to 70% वाली ब्लॉकेज होती है, तो हमारे पास आजकल और टेक्निक्स भी आ गई हैं जिससे हम देख सकते हैं कि वो आपको परेशान कर रही है नहीं कर रही है। कुछ फंक्शनल टेस्ट आते हैं, जैसे फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेस्ट आता है, या हमारे पास इमेजिंग मॉडलिटीज भी आती हैं जिसे आईबस या ओसीटी बोलते हैं। हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि इसका कितना सिग्निफिकेंस है, किसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है इसमें आपकी आर्टरीज में। अगर ये ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है और साथ में आपको परेशान भी कर रही है, यानी कि ये सिम्टम्स भी कॉज कर रही है, तो इसमें स्टेंट लगाने की ज़रूरत होती है। अगर काफ़ी बार क्या होता है कि यंग पेशेंट आया जिसमें सडनली हार्ट अटैक आया, जिसकी आर्टरी 100% ब्लॉक हो गई है, तो काफ़ी बार ऐसे केसेस को हम सिर्फ थ्रम्बस एस्पिरेशन कर भी उस ब्लॉकेज को ठीक कर देते हैं, उसमें स्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम लोग 100 एंजियोग्राफी करते हैं, सिर्फ 10 या 15 पेशेंट में स्टेंट लगाते हैं, बाकी सबको आप मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली आपको देखना कि परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज क्या है। अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं है तो स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं होती है, दे कैन बी मैनेज मेडिकली। आप थ्रम्बस एस्पिरेशंस कर सकते हैं। आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट आजकल इतनी एडवांस हो गई है कि जो आप कहते हैं कि प्लाक रिग्रेशन या जो आपकी ब्लॉकेज है वो भी रिग्रेस होना शुरू हो जाती है। स्पेशली जो स्टैटिन्स आ गए हैं या इंजेक्टेबल्स भी हमारे पास मॉडलिटी आ गई है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो अगर ऐसा हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो रिवर्सल भी देखा गया है। इवन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए जिनकी तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज देखी गई और पेशेंट ने कहा कि बाहर, या मुझे किसने कहा कि ऑपरेशन करवाओ। ऐसे केसेस का हम लोग स्ट्रेस इवैल्यूएशन जो आउट ऑफ कैथ लैब भी कर सकते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेस इको कर सकते हैं, या मोर स्पेसिफिक हम स्ट्रेस थीलियम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे पेशेंट के स्ट्रेस थीलियम करवाए तो पाया कि कोई सिग्निफिकेंट इस्कीमिया का बर्डन नहीं आ रहा। तो ऐसे पेशेंट्स को हमने मेडिकल्स पे रखा हुआ है, मेडिसिन पे रखा गया है और अभी तक वो पेशेंट ठीक चल रहे हैं। डॉक्टर तरुण, उनके पास आपका नंबर भेज देना चाहिए, क्योंकि जिनका मामला एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तक पहुंच जाता है ना, वो स्टंट लिए लगवाए बगैर वापस आता ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर विकास, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि भाई दिल की दवा एक बार शुरू हो जाए ना तो वो कभी बंद ही नहीं हो सकती, और अगर अचानक कोई भाई अपना ये फैसला लेते हुए बंद कर दे, ये कितना खतरनाक हो सकता है? जी देखिए, इस प्रश्न का मैं 2 भागों में उत्तर देना चाहूंगा। पहले तो ये कि ये पूरी तरह सत्य नहीं है कि एक बार दवाई शुरू हो गई तो बंद नहीं होती, क्योंकि जब आपको किसी मरीज को हार्ट अटैक है या स्टेंट लगा है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो शुरू के 6 से 12 महीने दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। उसके बाद दवाइयाँ काफ़ी कम हो जाती हैं, जनरली एक ही गोली उनके लंबे समय तक चलती है। ठीक है। और दूसरा हमें समझने की ज़रूरत है कि पहली बार में ये दवाई शुरू क्यों हुई। ये दवाई शुरू इसलिए हुई क्योंकि आपका हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, पैरालिसिस का और मृत्यु होने का खतरा आपका बाकी आम जनता से बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये दवाई शुरू की। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो ये खतरा और बढ़ेगा, तो इसलिए दवाइयाँ जनरली लंबे समय तक चलती हैं। ठीक है। और इसको अचानक बंद करना, स्पेशली अगर आपको स्टेंट लगा है, ब्लॉकेज आपको पता है, तो कभी भी हार्ट अटैक, स्ट्रोक या अपनी उम्र छोटा करने जैसी
दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अच्छा, जो लोग खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं या किसी से सलाह लेकर अचानक दवाई बंद कर दें, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने बोला, ये अपने जानलेवा रिस्क स्टंट्स हो सकते हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं ट्राई करें डॉक्टर की सलाह के बिना। अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने आपको दवाइयां शुरू की हैं हार्ट की, तो उनकी सलाह के बिना बिल्कुल इनको बंद नहीं करना। स्टेंट्स में या आर्टरी में ब्लॉक आने का, क्लॉट आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो ना सिर्फ हार्ट के अंदर बल्कि ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ सकती है, जो आपको स्ट्रोक या पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बना सकती है। भाई बहुत खतरनाक ये हो सकता है। ये खुद ब खुद जो है डॉक्टर आजकल बन जाते हैं और ओवर द काउंटर, या फिर हम देखते हैं कि किस तरह से केमिस्ट से लोग कितना आजकल इन्फ्लुएंस होने लग गए हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, महंगी महंगी फीस ना देनी पड़े। मैं आपके पास आ रही डॉक्टर सिद्धांत, अगर मैं भारतीय खान पान की बात करूं, क्योंकि सब कुछ हमारे खान पान पर ही आकर टिक गया है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स हैं, सब कुछ इस पर टिक गया है। सबसे खतरनाक आप किसे मानते हैं इसमें? आई थिंक हमारे देश में ना खाना जो है वो एक इमोशन है, और क्योंकि हमारा देश इतना नाना प्रकार के लोगों से बना हुआ है, तो हमारे देश के अंदर फूड का एक इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। एंड हमारे देश में जो कहते हैं ना फूड फैडिज्म, जिसका मतलब है कि हमें ये ठीक लगता है तो हम यही खाते रहेंगे। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हम जैन्स के अंदर देखेंगे तो उनके अंदर ऑयल कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। हम बनिया पॉपुलेशन में देखेंगे उसके अंदर स्वीट कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। वी लुक एट जो हमारी मोहम्मडन पॉपुलेशन है उनके अंदर मटन का सेवन ज्यादा रहेगा, ऑयली फूड का बहुत ज्यादा। तो ये फूड फैट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में होल बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुअर है। जो कहा जाता है कि आपकी 50-60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आए, 30% 20 to 30% फैट से आए और बाकी 20-30% प्रोटीन से आए। तो ये जो हमारा लैक ऑफ बैलेंस है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर हम आपस में डिस्कस नहीं करना चाहते किसी एक्सपर्ट के साथ कि क्या चीज सही रहेगी, क्या चीज गलत रहेगी। इस वजह से हम बहुत बार उस डाइट को फॉलो करते रहते जो शायद हमारे लिए बेस्ट ना हो। और जब तक हम ये सोचते हैं कि अब टाइम आ गया है, तब तक यूजुअली एक अटैक हो चुका होता है या एक स्ट्रोक हो चुका होता है। तो आई थिंक एक मोर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या एक्चुअली में बैलेंस्ड डाइट होती है। एंड उस चीज को हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर पाएंगे, आई थिंक उससे हमारे ओवरऑल चीजें बेटर होंगी, क्योंकि ये इकलौती चीज है जो हम दिन में 3 दफा करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ऐसी चीज के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा जागरूक और थोड़े से सही कदम जरूर उठा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर त्रेहान, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सब वो जिम गोअर्स, फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, और अब हम आ गए हैं कि भाई लेस कार्ब्स मोर प्रोटीन। सो आपको कैसा लगता है फॉर्मूला? आई थिंक ये ठीक है फॉर्मूला, बट कंप्लीटली अगेन आप इसको भी फैड है ना ये भी, कि अगर आप कह रहे हो कि हम सिर्फ प्रोटीन ही करेंगे और कार्बोहाइड्रेट नहीं करेंगे, तो ये भी एक तरीके की इम्बैलेंस डाइट है। इनफैक्ट आई थिंक जितने भी यहाँ पे सारे कार्डियोलॉजिस्ट हम हैं, हम सब ने देखा है कि जवान लोगों में सबसे ज्यादा रीजन अटैक्स होने का स्मोकिंग एंड जिम सप्लीमेंट्स हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये जो जिम सप्लीमेंट्स है, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। जितनी अडल्ट्रेशन या मिलावट इन जिम सप्लीमेंट्स के अंदर होती है, वो मतलब सोचने से कहीं गुना ज्यादा है। मतलब मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स का डेटा है जो मुझे जिसमें पता लगता है कि अगर कोई मेरा पेशेंट अमेरिका से सप्लीमेंट्स मंगा के इस्तेमाल कर रहा है, उनमें ऐसी चीजें नहीं पाई जाती, और जो इंडियन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो अगेन फैट से दूर रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो फिर ऐसे में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे डॉक्टर पवन, क्योंकि 7 से 8 साल का बच्चा, 12-13 साल का बच्चा, वो उसको हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी एक्सप्लेन किया, सबसे बड़ी चीज जो है वो जिम सप्लीमेंट्स या फिर रिफाइंड या जो मिलावट वाली चीजें हैं, ये ओवरऑल मिला के ओवरऑल आप जिम कीजिए, रेगुलेटेड जिम कीजिए, लेकिन डाइट के साथ अगर है तो डाइट के साथ अगर ऐसे रखेंगे कि सप्लीमेंट्स लेंगे, सबसे बड़े रिस्क फैक्टर जो यंग्स में है वो चेन स्मोकिंग या स्मोकिंग प्लस जिम सप्लीमेंट। 19 ईयर के हम लोग डे इन डे आउट करते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, 100% फादर मदर लेके आ रहे हैं। कई बार खुद पैनिक हमें लगता है कि 19 साल हम सब लोगों ने किया, 20 साल 22 साल। पहला क्वेश्चन जो हम पूछते हैं करने के बाद में कि क्या के जी डॉक्टर साहब जिम जाते थे और कहते थे कि प्रोटीन डाइट लेंगे पूरा और सप्लीमेंट्स लेते थे, या फिर ये रहेगा कि जी स्मोकिंग मानता नहीं है बिल्कुल भी, या तीसरा शुगर।
तो इसीलिए है कि इसमें से 2-3 रिस्क फैक्टर, अब कुछ तो मॉडिफिएबल हैं कि एटलीस्ट आप जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलेटेड कीजिए एक्सरसाइज, लेकिन एटलीस्ट जिम सप्लीमेंट, स्मोकिंग, जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर हैं, जो शुरुआत में डॉक्टर साहब ने बताया था सब लोगों ने, जो मॉडिफिएबल हैं उसमें स्मोकिंग सबसे कॉमन है, जो कि लगातार जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हुए हैं। शुगर कंट्रोल करना, तो इसलिए प्रिवेंशन, बचाव पर ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे पूरा एक्सप्लेन ही किया है कि डाइट का भी फैटिज्म, बेसिकली बैलेंस डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। बैलेंस डाइट में जैसे बताया उसी तरह से चलना है, और स्पेसिफिकली जिम सप्लीमेंट्स, स्मोकिंग, जो अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है उनको सबको अवॉइड करना है। चलिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और डॉक्टर तरुण, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के एंड में ही आ गए हैं, तो मैं चाहूंगी आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे इस हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के लिए। देखिए, एक बहुत पुरानी स्टडी हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी, उसने कहा था कि हम 90% अपने हार्ट अटैक को रोक सकते हैं अगर हम जो प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ हार्ट अटैक है या हार्ट डिजीज है उससे हम बच पाएं। तो जो जो प्रिवेंशन आप कर सकते हैं कि आप ना हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, अपना डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग नहीं करना है, जो कुछ नंबर्स होते हैं जैसे आपका बॉडी वेट, शुगर का नंबर, कोलेस्ट्रॉल का नंबर, वो उसको कंट्रोल करके रखना है, और एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग डेली करनी है। अगर ये आप 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपने नंबर्स, प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स एंड डेली एक्सरसाइज, तो आप अपने हार्ट अटैक को 90% तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर विकास, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं यंग पॉपुलेशन में आजकल हार्ट अटैक उन्हीं लोगों में ज़्यादा है जो या तो स्मोकिंग करते हैं, या डायबिटीज़ है, या बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। तो जिनके माता पिता या भाई बहनों में हार्ट अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, पहले एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट हुआ है, उन लोगों को बहुत खतरा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली दुगना खतरा रहता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में हार्ट अटैक का। तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मोकिंग के, धूम्रपान के, तंबाकू के पास बिल्कुल नहीं जाना है, उसको छूना भी नहीं। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, 30 मिनट्स ऑफ स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो भी आप करना चाहें रेगुलेटेड वे में जैसे बोला गया वो करें। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करें। ऑयली फूड, रेड मीट, ये अवॉइड करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपके परिवार में माता पिता या भाई बहनों सबको हार्ट अटैक है, और स्पेशली वो जब उनको हार्ट अटैक हुआ था तो उनकी एज 55 या 60 से कम थी, तो आपको रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपना एनुअल लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और वेट, ये सब ज़रूर नियंत्रण में रखें। नियंत्रण में रखेंगे, उसके लिए रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर तेहान, क्या कहेंगे आप? तो आई थिंक सारे मेरे सीनियर्स ने काफ़ी डिस्कस किया कि कैसे बचाएं, बट इसमें एक छोटी चीज़ मैं जो ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको अटैक हो जाए तो भी आपको दिल बचाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो ये है कि हार्ट अटैक के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और बाकी चीज़ों से हम जनरली अस्पताल लेट पहुंचते हैं, हम अपना ट्रीटमेंट लेट शुरू करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जितना समय लेट करते हैं, हमारे हार्ट का मसल उतना ज़्यादा डाई करता जाता है एंड उसमें दिक्कत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो अगर किसी भी इंसान को कभी भी नाभि से लेके जबड़े के बीच में कुछ अजीब आप महसूस करें, प्लीज अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपने आप को चेक करवाइए। छोटी बीमारी को बड़ा मानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी बीमारी को छोटा मानने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। और आप जितनी जल्दी अगर अटैक है पकड़ेंगे, आप उतनी जल्दी और उतना ज्यादा अपने दिल को बचाएंगे। सो प्लीज इस चीज को याद रखिए एंड अपनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम हार्ट को बचा पाएं। बिल्कुल। और लास्ट रिएक्शन डॉक्टर पवन आपसे। अभी जैसे एक्सप्लेन किया, प्रिवेंशन से शुरुआत होती है एंड क्योर पे खत्म होगी। तो प्रिवेंशन, बचाव रखना जरूरी है। रिस्क फैक्टर्स हम सब ने डिस्कस किए हैं, शुगर, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री और हाइपरटेंशन, कंट्रोल रखें। और उसके साथ अगर ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है, अगर चेस्ट पेन, छाती में दर्द, स्पेशली पसीने के साथ विद रिस्क फैक्टर अगर है, तो इमरजेंसी में जितना अर्ली पॉसिबल हो पहुंचें और डॉक्टर को भी सहयोग करें कि अगर ये हार्ट अटैक है तो उसका उचित इलाज टाइम पर करें, क्योंकि टाइम इज लाइफ, टाइम इज मसल। चले, हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, कैसे बचाया जाए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज दर्शकों तक पहुंचाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा इस दी गई जानकारी का हमारे दर्शक पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।